दोस्तों, अगर आप टीचिंग एग्जाम या किसी अदर एग्जाम के लिए मेरा मैथ्स का कंप्लीट कोर्स खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्ले स्टोर से अचीवर्स एकेडमी की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करें, जिस पे आपको मेरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। चलिए करते हैं आज की क्लास को शुरू। ये आपका डीआई का क्वेश्चन है, डाटा इंटरप्रिटेशन। अब इसको समझ लो, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, बताऊंगा क्या लिखा है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द सेल ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स इन 5 शॉप्स ए बी सी डी ई एंड ई। रीड द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है कि भाई ये जो टेबल यहां बनाई गई है, इसमें 5 दुकानों में सेब की कितनी बिक्री हुई है ये लिखा हुआ है। ये है शॉप के नाम ए बी सी डी ई और ये है नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड, यानी कि किस दुकान से कितने सेब बेचे गए। ए से 860, बी से 760 और सी से 1380। मैं इनको यहां लिख देता हूं सो दैट कि बार बार हमें टेबल वहां देखनी ना पड़े। ए से 860, बी से 760, सी से 1380, डी से 820 और भाई ई से एक्स। एक्स का मतलब कोई ना कोई यहां भी वैल्यू होगी, ठीक है। ये सेब बेचने की और ये दुकान की। अब इसके क्वेश्चन कैसे? पहला क्वेश्चन आपके सामने, हालांकि नंबर 2 लिखा हुआ, कोई बात नहीं, पहला भी आएगा, शफल हो गई कोई बात नहीं। क्वेश्चन कह रहे हैं दुकानों ए और बी में कुल बिक्री ए बी सी और डी की दुकानों में कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है। ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या बोला कि ए और बी की कुल बिक्री, ए और बी की कुल बिक्री कितनी होगी। तुमने कहा 860 जमा 720 कितना बनेगा, 8 7 15 और 1 16, 1620 बनेगा। भाई ए और बी ने 1620 से बेच दिए। कह रहे इनकी कुल बिक्री ए बी सी डी की दुकानों में कुल बिक्री का, किसमें, ए बी सी डी, इनकी कुल बिक्री का कितना परसेंट है, यानी कि ये सेल इस टोटल सेल का कितने परसेंट है। तो भाई टोटल सेल को देखते हैं कितनी आ रही है। तो तुमने कहा 0, 2 और 8 10 और 6 16 और 6 22, 8 2 10, 3 13, 13 7 20 और 8 28, 2 हासिल, 2 और 1 3, 3820। तो बोला ये वाली सेल इसका कितने परसेंट है, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो 100% से। ठीक है भाई, जब भी परसेंट में बताना होता है ना तो फिर आप 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी को इस साइन से दिक्कत है छोड़ देना, आंसर में परसेंट लगा देना, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है। वैसे मैथमेटिकली ऐसे होता है। तो ये सेल इसका, ध्यान रखना, इन दुकानों में कुल बिक्री का कितने परसेंट है। तो का यानी कि ऑफ जिसके साथ लगता है ना, ठीक है। देखो परसेंट ऑफ टोटल सेल, ये ऑफ हिंदी में का जिसके साथ लगता है वो नीचे रखा जाता है। तो इसको सोल्व करना भाई, कर लो सोल्व। 2 8 16, 2 कम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 एकम 2, 191 और कुछ नहीं कट रहा। ऊपर कितना है 8100, नीचे कितना है 191, तो भाग तो देना ही पड़ेगा। तो 191 अब कितने में चल रहे देखो, 4 9 में 36, 4 पे चल रहे, 4 एकम 4, 4 9 में 36, 4 एकम 4 और 3 7, 10 में से 4 गए 6, 6 और 4 10, ठीक है, 46 बचेगा। क्लियर है भाई। अब ऊपर से 0 उतार ली, अब कितने पे चलेगा, अब ये चलेगा हमारा 191 दूनी पे, 2 पे चल रहा है। 2 एकम 2, 2 9 में 18, 2 एकम 2 और 1 3, कितना बचा, 10 में से 2 गए 8, 8 और 7 15, ठीक है, 78 बचा। अब 42 आगे पॉइंट में आएगा, 42 पॉइंट दिख रहा है कहीं, दिख रहा है। इन दोनों ऑप्शन में से आंसर आएगा, या तो ये आएगा या ये आएगा, लेकिन बहुत नजदीक के लिखे हुए, करके देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 0.4 है, वहां 0.6 है। तो हमने ऊपर से पॉइंट लगा के 0 लगा ली, पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया। अब ये कितने पे चला, इसको मैं चलाऊं तो 4 पे चला के देखते हैं। 4 एकम 4, 4 9 में 36, 4 एकम 4 और 3 7, बिल्कुल 4 पे ही चल रहे हैं। तो इसका मतलब 42.4% ये आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 3। तो ध्यान दो, इनके लिए क्या करना होता है, बस ये आपको चैप्टर्स आने चाहिए। ये परसेंटेज का चैप्टर आता था तो ये डीआई का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ो अगला, क्या कह रहे हैं। यदि उपयुक्त जानकारी पाई चार्ट में दी गई थी, ध्यान दो भाई, ये वाली जो यहां पे बात हो रही है ना पाई चार्ट की, इसका मतलब पाई चार्ट कैसा होता है, ऐसा बनता है पाई चार्ट, ऐसा सर्कल के अंदर। तो सर्कल के अंदर बोलता है तो ऐसे इनको वैल्यूज को दिखाता है। ये ए हो गया, ये बी हो गया है, फिर ये सी हो गया, फिर ये डी हो गया, यानी कि ये दुकान ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये दुकान ई है।
क्लियर है? कह रहा है कि अगर ये जानकारी पाई चार्ट में दी गई थी तो पाई चार्ट भाई सर्कल की फॉर्म का होता है, ठीक है। फिर बार ग्राफ भी होते हैं, लाइन ग्राफ भी होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यहां से सर्कल से तुम्हें एक बात मैं बताऊंगा, फिलहाल के लिए अभी नहीं बता रहा, आगे चलने दो। मान ले कि दुकान ई द्वारा, किस द्वारा? ई द्वारा बेचे गए सेबों की कुल संख्या 380 है। मैंने मान लिया कि भाई इसने ना 380 सेब बेच दिए। अगर ये 380 है तो शॉप बी में बिक्री दर्शाने वाले क्षेत्र, शॉप बी कौन सी? इसमें बिक्री दर्शाने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण निकटतम पूर्णांक तक क्या होगा? केंद्रीय कोण का मतलब क्या भाई? तुम मुझे बताओ, ये सेंटर है, इस सेंटर के चारों ओर कितना एंगल बनता है भाई? ये कितना एंगल होता है? 360 डिग्री का होता है। लेकिन वो पूछ रहा है कि ये वाला कितने डिग्री का होगा? शॉप बी का पूछा ना, ये पूछ रहा है कितने डिग्री का होगा, सारा नहीं पूछा। तो तुम मुझे बताओ, उसने पूछा कि बी में बिक्री दर्शाने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण इसका निकटतम पूर्णांक में क्या होगा? तो अब आप मुझे बताओ, ए के सेब, बी के सेब, सी के सेब, डी के सेब, ई के सेब, ये सारे सेब बिके तब जाके पूरा सर्कल बना। तो इस बात को मैं क्या कहूंगा कि ये सारे सेब अगर मैं देखूं कितने बने, तो ये कितने बने? देखो भाई, 0, 8, 2, 10 और 8, 18, 6, 24 और 6, 30, 3 हासिल, 3, 3, 6, 6, 8, 14, 14, 3, 17, 7, 24, 24 और 8, 32, 3 और 1, 4। मैंने कहा ये सारे सेब कितने हैं? तो तुमने कहा 4200 सेब हैं। ये 4200 सेब मिलकर एक पूरा सर्कल बना रहे हैं, इसका मतलब ये 360 डिग्री बना रहे हैं। ध्यान दो, उसने पूछा केंद्रीय कोण, और कोण डिग्री में ही तो होते हैं, सब जानते हो। तो इसका मतलब जो चीज पूछ रहा है वो राइट साइड में लिखना। ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता था, 360 डिग्री बराबर है 4200 से, ऐसे भी लिखा जा सकता था भाई, ठीक है। तो अब यहां पे ये डिग्री में पूछा तो मैंने कहा 4200 सेब 360 डिग्री बना रहे हैं, तो बस ये बता दो 760 सेब कितना डिग्री बनाएंगे? तो तुमने कहा एक सेब बनाएगा 360 बटे में 4200, और 760 सेब कितना बनाएंगे? तो 360 बटे 4200 और गुना में 760। बस दोस्तों ये कैलकुलेट करना था, आंसर आ जाएगा। तो देखो कैलकुलेट करते हैं, 0 से 0 उड़ा तो 6 छिके 36, 6 सत्ते 42, और कुछ कट नहीं रहा तो बना कितना? 6 छिके 36, 6 सत्ते 42 और 3 45 बटे में 7। इसको सोल्व करूंगा तो 7 छिके 42, बचा कितना? 36, 7 पंजे 35, बचा कितना? 1, 7 एकम 7, तो 65.1 दिख रहा है कहीं? 65.1 का मतलब अप्रोक्स पूछा था तो 65 ही बनेगा ना, निकटतम पूर्णांक मतलब पूरा अंक। तो आंसर 65.1 विच इज नियरली इक्वल टू 65 डिग्री। सो आंसर 65 डिग्री आ गया। बात आई समझ में? पता लगा? याद रखना, ठीक है। परसेंट में भी पूछ सकता है इसको, ठीक है, वो बाद में करेंगे जब आएगा। फिलहाल इसी का जो तीसरा क्वेश्चन बचा है, तो तीसरा क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन इस पाई चार्ट का भी और आज की क्लास का भी। अब समझो इसको भी। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? यदि ई सहित औसत बिक्री 840 थी, ध्यान दो, अब एवरेज की बात आ गई। डीआई देखो, जिसको परसेंटेज आता है, रेशियो आता है, एवरेज आता है, वही इन क्वेश्चंस को कर सकता है। तो यहां पे बोला यदि ई सहित औसत बिक्री 840 थी, तो अब इसकी वैल्यू, वो पीछे वाली नहीं लेनी, वो तो उस क्वेश्चन के लिए थी, उसको छोड़ दो, ये ऐसे। अब अगर औसत बिक्री 840 थी तो दुकान ई में कुल कितनी बिक्री थी? अब यहां की बिक्री पूछ ली कि भाई इस एक्स की वैल्यू क्या है, तभी तो एक्स टिका रखा था ये इन्होंने। अब आपको मैं बता दूं, यहां पे औसत जिसे आप एवरेज बोलते हो, वो क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, ये होता है भाई। आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। इंग्लिश वाले भाई एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो मैथमेटिकल बात कर दी मैंने, ठीक है। एग्जांपल भी समझा देता हूं। कोई कहे तुम्हें 1, 2, 3, 4 का एवरेज बता दो, कैसे निकलेगा? तो तुमने क्या करना है, इन सबको प्लस कर दो। तो 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10, बटे में जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर दो। तो इसका मतलब ये कितना आ गया? 2.5। बात समझ में? ये है एवरेज इस फार्मूले के हिसाब से। अब प्रैक्टिकल सी बात, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात क्या? प्रैक्टिकल बात, एवरेज का मतलब होता है समान या समान रूप से बांटना, समान रूप से बांटना या इक्वल होना,
दोनों का मतलब सेम है। ठीक है भाई। अब उसने क्या बोला, वो ये कह रहा है कि भाई यदि ई सहित औसत बिक्री 840 थी, इसका मतलब क्या कि अगर औसत समान रूप से बांटना है तो इसका मतलब ये भी 840 से बांट रहे, ये भी 840 बांट रहे, ये भी 840 बांट रहे कि बेच रहे, बिक्री है, बेच रहा है भाई। अगर इसने भी 840 बेचे, इसने ही बेचे, इसने बेचे, तो टोटल सेब कितने बिके, टोटल सेब की बिक्री, तो तुम कहोगे 840 गुना 5 दुकान, 1 2 3 4 5 दुकान थी ना, तो टोटल सेब बिके कितने, 4200, 840 के गुणा कर दी। अब टोटल सेब बिके 4200, लेकिन भाई इन्होंने तो इतने ही बेचे हैं, इसका मतलब 4200 में से इनके सेब निकाल दूंगा तो इसके सेब बच जाएंगे। बात समझ में आई, ये प्रैक्टिकल बात समझ में आ रही है। समान रूप से बांटना या इक्वल होना, तो अगर इनका एवरेज 840 था तो 840 ये बेच रहे, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो 5 दुकानों ने इतने बेचे, तो टोटल इतने बेचे, जिसमें से ए बी सी डी ने कितने बेच दिए, तो तुम कहोगे इनका टोटल तो कितना आ रहा है, 0, 2 और 8 10 और 6 16 और 6 22, 8 2 10, 3 13, 7 20 और 8 28 और ये आया 38। ठीक है, तुमने कहा इन्होंने 3820 बेच दी, माइनस कर दो, 10 में से 2 गए 8, 8 और 3 11, तो 380 बचा। इसका मतलब जो बची हुई दुकान है ई, उसने 380 से बेचे थे और ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ था। बात आई समझ। इसके अलावा और भी तरीका होता है, लेकिन फिलहाल इसको कर लो, मेरे ख्याल से ये तुम्हें आसान लगेगा और इससे क्वेश्चन तुम्हारा फास्ट भी हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में। एक त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी ऊंचाई कितनी है, तो 1 दशमलव स्थान तक आपने ये सही बताना है। तो सबसे पहले त्रिभुज सभी जानते हो कैसी होती है, ये ऐसी होती है त्रिभुज, जिसकी 3 भुजा वो त्रिभुज होती है। तो इसकी जो भुजा है वो 12 है, 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और सबसे लंबी कौन सी है, 37 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसने कहा सबसे छोटी ऊंचाई, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में ऊंचाई कितनी हो सकती है, भाई जितने बेस होंगे उतनी ऊंचाई हो सकती है, ये बात ध्यान रखना मेरी। मैंने कहा जितने बेस होंगे उतनी ऊंचाई हो सकती है, इसका मतलब एक ऊंचाई मैं इसके ऊपर भी खींच सकता हूं, एक ऊंचाई मैं इस बेस पर भी खींच सकता हूं और एक ऊंचाई मैं इस बेस पर भी खींच सकता हूं। और ऊंचाई का मतलब क्या, उस बेस पर परपेंडिकुलर डालना ही ऊंचाई होता है। अब ये मत बोलना, बोला सर ये भी तो ऊंचाई है, भाई ये तिरछे वाली ऊंचाई है, ये तिरछी ऊंचाई है। ऊंचाई ये होती है जो सीधी खड़ी हो, ठीक है ना। बोला ये घर है ना 4 मंजिल ऊंचा है, तो घर ऐसे खड़ा होगा ना या ऐसे खड़ा होगा, ऐसे ऐसे घूम घूम के, तो सीधी ऊंचाई को ही आप मेंशन करोगे ना। तो यही बात मैं समझाना चाह रहा था। तो यहां पे आप ध्यान दें दोस्तों, सबसे कम ऊंचाई जो होगी, सबसे छोटी ऊंचाई जो होगी वो होगी भाई ये वाली। अब तुम्हें लगेगा बोला सर ये भी तो हो सकती थी, अरे तुम भाई यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये ज्यादा आएगा। ठीक है, सबसे बड़ी वाली साइड पे जो डालोगे वही सबसे कम ऊंचाई होगी, इस बात को ध्यान रखना। अब यहां पे इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाता हूं। पाइथागोरस थ्योरम सुनी है, चलो नहीं भी सुनी कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में, एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज में ये बेस होता है यानी कि आधार, ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब और ये हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। और यहां पे एक पाइथागोरस होती है, पाइथागोरस, वो थ्योरम क्या कहती है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर के बराबर होता है। एक तो ये याद रखना है, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी कि दोनों छोटी साइड का स्क्वायर का जो सम होता है वो सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। इसके अलावा अगर आपसे यहां पे एरिया पूछा जाए, क्या पूछा जाए, एरिया यानी कि क्षेत्रफल अगर पूछा जाए, तो ध्यान रखना अगर किसी भी ट्रायंगल की हाइट हमें मालूम हो, अगर किसी भी ट्रायंगल की हाइट मालूम हो तो एरिया आप लिखते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि इस केस में जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। और बेस इंटू हाइट का मतलब, और हाइट को ना पी लिख दो, कभी एच समझ लो, बेस इंटू हाइट का मतलब ये बेस है और ये हाइट है। ठीक है, ध्यान रखना एरिया में अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपका बेस यानी कि ये और ये, यानी कि दोनों छोटी साइड आएंगी, बड़ी साइड नहीं आती,
एरिया के लिए। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। इसी बात को एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मेरे क्वेश्चन में ये है 6, ये है 8, ठीक है, तो ये मुझे अगर निकालनी है तो तुम कैसे निकालोगे? तुम कहोगे 8 का स्क्वायर जमा 6 का स्क्वायर बराबर है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ये तो निकालनी है ना। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, ये बन गया 100 और क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर हटके इधर आ गया रूट और ये बन गया 10। बात समझ में? तो अगर यहां पे 10 रख दूंगा तो ये पाइथागोरस वाली थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहां पे 10 रख दूंगा तो ये पाइथागोरस सेटिस्फाई हो रही है। देख लो कैसे, क्या 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बराबर है 10 के स्क्वायर के होगा? बिल्कुल होगा। ये 64, ये 36 और ये 100 आ रहे ना। तो इसका मतलब ये तीनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या? इसका फायदा ये कि मैं यहां से एरिया निकाल सकता हूं बड़ी जल्दी से। कैसे निकलेगा एरिया? एरिया होगा हाफ इंटू दोनों छोटी साइड, तो 2 चौके 8, 6 चौके 24, ये एरिया निकल गया फटाफट। नहीं तो फिर मुझे हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ता, हीरोइन नहीं, हीरोन्स फार्मूला। और हीरोन्स फार्मूला कुछ ऐसा होता है, S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी और इस पूरे का रूट। ये एरिया निकालने के लिए होता है ट्रायंगल का, जहां पर ये एक ट्रायंगल है ABC जिसकी साइड है A, B एंड C। दीज आर द साइड। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला है S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, जहां पर S क्या है दोस्तों? ये होता है पेरीमीटर का आधा। ये पेरीमीटर है, A जमा B जमा C बटे में 2, ये पेरीमीटर है। तो S की वैल्यू कैसे निकलेगी? इन साइड्स का टोटल करके 2 से डिवाइड करना S की वैल्यू, फिर रख के सोल्व करना होता है। लेकिन इतना बड़ा ना करके अगर मुझे राइट एंगल का निकालने के लिए बताएं एरिया, तो ये ज्यादा आसान था, है ना, हाफ इंटू दोनों छोटी साइड। अब मुझे बताओ ये कैसे पता लगा राइट एंगल है? ये पता लगाने के लिए मैंने ये लगा के देखी कि भाई अगर ये सेटिस्फाइड हो गई तो फिर ये राइट एंगल हो गई। तो अब इसी चीज को क्वेश्चन पे लेके आते हैं। मुझे बताओ यहां पे साइड 12, 35, 37 है, कहीं भी ये नहीं बोला कि ये राइट एंगल है। तो मैं चेक करता हूं कि क्या ये राइट एंगल है। कैसे चेक करूंगा? मैं करूंगा 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, क्या सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर आएगा? भाई अगर ये आएगा तो इसका मतलब ये चीज सेटिस्फाई होगी और ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स मानी जाएंगी। 12 का स्क्वायर 144, 35 का स्क्वायर 1225। अब मैंने इतनी जल्दी कैसे निकाला? 35 का स्क्वायर जब भी करना हो ना दोस्तों, इस 5 का स्क्वायर तो 25 आएगा ही। अगला नंबर कैसे आता है? 3 के बाद गिनती में 4 आता है ना, तो 3 गुणा 4 कर दोगे तो ये अगला नंबर आ जाएगा, 25 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो 3 गुणा 4 करोगे तो 12 आगे लिख देना, ठीक है, इक्वल टू। अब 37 का स्क्वायर अटक गया, अब क्या करें? कोई बात नहीं, तरीका बताते हैं ना भाई तुम्हें, ऐसे नहीं करना, पता लगा होगा एग्जाम में शुरू। कैसे करना फिर सुनो। 7 का स्क्वायर कितना होता है? तुम कहोगे 49 होता है, बिल्कुल सही। 3 का स्क्वायर कितना होता है? बोला सर जी 9 होता है, बिल्कुल 9 होता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, यहां 2 डिजिट रखने हैं, नहीं होना तो अपने पास से लगा लेना। 2 अंक होने चाहिए, 2 डिजिट। जैसे 7 के स्क्वायर में 2 थे, कुछ नहीं लगाना, लेकिन 3 के स्क्वायर में 1 ही था तो 1 0 मैंने लगा दी। अब 3 गुणा 7 21, 21 गुणा 2 42। अब इसकी मल्टीप्लाई करके आपने लिखना है यहां पे, ध्यान रहे राइट से एक पोजीशन को छोड़ दें, एक पोजीशन को छोड़ना है, इसको छोड़ दिया तो फिर इधर लिखना है। तो 3 सत्ते 21 दूनी 42। अब इसको ऐड कर दो, ये 9 4 2 6, 9 और 4 13, यानी कि ये बनेगा 1369। तो हमने देखा कि भाई ये कर दिया, ठीक है, मिटा रहा हूं इसको। अब देखा कि भाई क्या ये और ये सेम आ रहे हैं? तो तुमने कहा 5 और 4 9, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 1369। अरे भाई ये तो सेम आ गए, और सेम आ गए तो मतलब ये सेटिस्फाई हो रही है और ये सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं राइट एंगल बन गई, यानी कि इन साइडों से राइट एंगल बन गई। अगर राइट एंगल बन गई तो अब एरिया कैसे लिखोगे? तुम लिखोगे हाफ इंटू दोनों छोटी साइड। क्यों भाई? दोनों छोटी साइड तो ये है ना, तो फिर ऐसे आएगा। फिर मैंने तुम्हें ये कहा था कि अगर किसी भी ट्रायंगल की हाइट मालूम हो तो एरिया लिखा जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अब मुझे बताओ फिर से, अगर इस ट्रायंगल को देखोगे तो ये बेस है, ये हमारी हाइट है, तो एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस है, अब ये हाइट है, तो ये भी एरिया तो इसी ट्रायंगल का है और इससे भी एरिया इसी ट्रायंगल का आएगा।
बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों एरिया को मैंने इक्वल रखा, इससे कटा ये, अब कुछ और कट नहीं रहा, तो मुझे h की वैल्यू निकालनी है क्या, 12 गुणा 35 और भाग करना है 37 से, तो कट नहीं रहा तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 पंजे 60, 12 तिये 36 और 6 42, 420 बटे में 37। तो इसको अब सोल्व करना है, ठीक है, मैं यहां मिटा के लिख देता हूं। तो सोल्व करोगे तो जब 420 को तुम 37 से भाग दोगे तो 37 एकम 37, कितना बचा 5, ऊपर से उतार लिया 0, फिर से 37 एकम 37 आएगा, कितना बचा 13, आप पॉइंट लगा दो, ऊपर से उतारी 0, ठीक है। अब ये कितने पे चलेगा, ये तुम्हारा चलेगा 4 पे, है 4 पे तो ज्यादा हो जाएगा, 37 से अगर चलाओगे 4 सत्ते 28, 4 के 12 तो 14, ठीक है। तो इसको जब चलाओगे तो अप्रोक्स 4 पे ही चल रही है, 4 सत्ते 28, 4 के 12 और 2 14, 3 पे चल रहा है वैसे तो, ठीक है। तो अब किसी को लग रहा हो कि सर ये 4 पे चला दिया, ध्यान दो चलेगा तो 3 पे, लेकिन अप्रोक्सीमेट आंसर लिखना था तो फिर ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में ही लिखा हुआ है। आप 3 पे भी चलाओगे तो ये 3 पे चलाएंगे तो 37 तिया 3 तिया 9 और सॉरी 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 और 2 11, ऐसे चलेगा ना। फिर 10 में से 1 गया 9, 2 में से 1 गया 1, फिर से तुम 0 लगा के आगे चलाओगे तो अब ये जो चलेगा ये कितने पे चलेगा, 5 पे चलेगा, ठीक है। तो 5 सत्ते 35, 5 के 15 और 3 18, ऐसे चलेगा ना। तो तुम्हें एक डेसिमल प्लेस तक सही बताना था, तो 11.35 को राउंड ऑफ करके आप 11.4 ही कहोगे, तो आंसर 11.4 ऑप्शन नंबर 2 बनेगा, ठीक है भाई। तो यहां से ये ध्यान रखना कैसे करना था, क्लियर है। तो ये सारी कहानी मैंने समझाई, और आपको बता दूं इतना समय क्यों लग रहा है, क्योंकि हम पूरे मैथ्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, कंसेप्ट मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूं, कोई अलग से मैंने चैप्टर नहीं पढ़ाया, ठीक है, तो इसलिए इतना समय लग रहा है। तो अगला क्वेश्चन, ए तथा बी किसी काम को क्रम से 12 तथा 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन ए कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है तथा शेष काम को बी 12 दिन में पूरा करता है, तो ए ने कितने दिन बाद छोड़ा काम। तो ये जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का है फिर से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो ध्यान से, ए और बी काम कर रहे हैं 12 और 20 दिन में, तो ए लेता है 12 दिन और बी लेता है 20 दिन। तो ध्यान देना, इस चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो क्या कंसेप्ट है कि काम कितने समय में पूरा होगा, उसके लिए आपको टोटल काम को यानी कि कुल काम को आपने डिवाइड करना है, किससे, एक दिन के काम से, ठीक है। ये कंसेप्ट है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वन डे वर्क या एफिशिएंसी, या आप इसको एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। एफिशिएंसी किसकी, जिससे काम करवाने। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैं इस सीरीज के अंदर आपको 100 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई, मैंने कहा मैं 100 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, तो टोटल काम कितना हो गया 100। अगर मैं एक दिन में केवल 10 ही क्वेश्चन पढ़ा दूं तो कितने दिन में पढ़ा पाऊंगा, तो तुमने कहा 10 से डिवाइड कर दो सर जी 10 दिन लगेंगे। लेकिन मैं कहूं कि भाई अगर मैं एक दिन में 20 क्वेश्चन पढ़ा दूं तो फिर अब कितने दिन में खत्म हो गए, तो तुम कहोगे 5 दिन में। तो ये कितने दिन में खत्म हो रहा है कैसे पता लगा, जब टोटल काम को मेरे एक दिन के काम से, कि भाई मैं एक दिन में 10 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा या एक दिन में 20 पढ़ाऊंगा, उससे ही तो पता लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट होता है इन क्वेश्चंस का। तो यहां पे सबसे पहले ए 12 दिन ले रहा है, बी 20 दिन ले रहा है, तो हमने टोटल काम बनाना है। कैसे बनेगा, इनका एलसीएम ले लो। कैसे लेते हैं एलसीएम, बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ो, 20 एकम 20, क्या 12 के पहाड़े में आता है 20, नहीं आता 12 की टेबल में। 20 दूनी 40 नहीं आता, 20 तिया 60, 60 इसकी टेबल में भी आ रहा है, इसकी टेबल में भी आ रहा है। क्लियर है, यहां तक टोटल काम पता लगा कैसे बना। अब एक दिन का काम कैसे निकलता है, 60 को 12 से डिवाइड कर दो, ये है एक दिन का काम, 60 को 20 से डिवाइड करो, एक दिन का काम। ये है आपका एक दिन का काम, जिसको आप एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, अभी बताया मैंने। ये है आपका कुल काम यानी कि टोटल वर्क, ठीक है। यहां तक बात समझ में क्लियर है, यहां तक। अब देखो क्या कह रहे हैं, बोला दोनों ने मिलकर काम शुरू कर दिया था। अब इस बात को मैं यहां समझा रहा हूं, ये एक लाइन है जो बता रही है कि इधर काम शुरू हुआ था, इधर काम खत्म हुआ। तो क्वेश्चन में कह रहा है दोनों ने मिलके शुरू कर दिया काम, इसका मतलब ए और बी मिलके काम करने आ गए, लेकिन ए कुछ दिन के बाद छोड़ गया। कुछ का मतलब क्या होता है, हमें क्या पता क्या होता है, इसका मतलब x। तो कुछ दिन बाद ए छोड़ गया, तो भाई ए छोड़ गया तो बी तो अभी भी आ रहा है ना, और बी ने शेष काम को 12 दिन में कर दिया।
कितने दिन में कर दिया? 12 दिन में। तो पूछ रहा था ए ने कितने दिन के बाद छोड़ दिया काम को, तो इस x की वैल्यू को पता कर लूं तो आंसर आ जाएगा। आप कैसे पता करेंगे? तो मुझे बताओ, मैंने कहा बी है ना, एक दिन में 3 ही क्वेश्चन पढ़ता है मैथ के, क्लियर है, लेकिन वो 12 दिन तक पढ़ने आया तो कितने क्वेश्चन पढ़ के गया होगा? तुम कहोगे सर जी 12 गुणा 3 36 पढ़ गया होगा। बात समझ में आई भाई? एक दिन में बी 3 काम करता है, ये लिखा हो ना एक दिन का काम, तो 3 क्वेश्चन एक दिन में कर रहा है, तो 12 दिन में कितने करके गया होगा? 36। टोटल क्वेश्चन कितने थे? 60 में से 36 माइनस कर दो, कितने बच गए? 24। अब ये जो 24 क्वेश्चन बच गए ना भाई, इनको किसने मिलके पढ़ा? ए और बी ने मिलके पढ़ा, और ए और बी मिलके तो एक दिन में 8 क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो 8 क्वेश्चन अगर एक दिन में पढ़ रहे हैं तो 24 क्वेश्चन ए और बी मिलकर कितने दिन तक पढ़ गए होंगे? तुमने कहा 3 दिन तक पढ़े होंगे। क्यों भाई, ये बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा? टोटल काम को एक दिन के काम से डिवाइड करना है, किसके? जिससे करवाना है। मैंने कहा टोटल 36 क्वेश्चन तो बी ने पढ़ लिए, 60 में से 36 माइनस हो गए तो 24 अभी और पढ़ने बाकी है। इन 24 को ए और बी ने मिलके पढ़ा, तो ए और बी मिलके एक दिन में 8 क्वेश्चन पढ़े थे, तो 24 क्वेश्चन पढ़ने के लिए 3 दिन लिए होंगे, तो इसका मतलब 3 दिन के बाद ए छोड़ के गया था, यानी कि x की वैल्यू हमने 3 निकाल ली, तो ए कितने दिन बाद छोड़ गया? 3 दिन। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, आया समझ में? क्लियर? आसान है क्वेश्चन, बस वही बात है कि कंसेप्ट बताने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ज्यादा। नेक्स्ट, सोने और चांदी के मिश्र धातु में वजन का 80% सोना है, इस मिश्र धातु के 50 ग्राम में कितनी चांदी मिलाई जाए जिससे मिश्र धातु में सोना 75% हो जाए? तो देखो अब कैसे करते हैं इसको। करने के अलग अलग तरीके हैं, पहले मैं वो समझा देता हूं जो आप लोग फटाफट समझेंगे कि भाई टोटल मिक्सचर कितना है? मिश्र धातु यानी कि टोटल जो मिक्सचर है वो देख लेना, एलॉय जो है वो टोटल 50 ग्राम है। इस 50 ग्राम में वजन क्या है? 50 ग्राम है, वजन का 80% सोना है, यानी कि एक साइड मैंने लिखा गोल्ड और एक साइड मैंने लिखा सिल्वर। ठीक है भाई, तो वजन कितना? 50 का 80%, ध्यान दो परसेंट का मतलब होता है पर 100, तो परसेंटेज हटाओगे नीचे ये 100 लगा दो। तो अब मैंने सोल्व किया तो यहां पे 40 ग्राम क्या आ गया? गोल्ड आ गया, यानी कि इस 50 ग्राम में से 40 ग्राम गोल्ड है, तो फिर सिल्वर कितनी बच गई? 50 में से 40 घटा दो, 10 ग्राम बच गई। क्या ये बात समझ में आ गई? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई 50 का अगर 80% गोल्ड है, 80% का मतलब क्या? परसेंटेज होता है पर 100, यानी कि 100 में से 80 हिस्से गोल्ड है, तो फिर 20% क्या होगा? सिल्वर होगा। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन मैंने सीधा माइनस करके लिख दिया। अब उसने क्या कहा? बोला कितनी चांदी मिलाई जाए? तो चांदी मिलाई जाएगी तो गोल्ड तो पहले भी 40 था, अब भी 40 ही रहेगा। कितनी चांदी मिला दूं? तो 10 के साथ कितनी मिला दूं हमें क्या पता, x लिख दिया। कितनी मिला दें कि धातु में सोना 75% हो जाए? तो अब ये जो चीज है, ये वाला पोर्शन जो गोल्ड का था ये 75% हो जाए, तो भाई ये 75 होगा तो फिर ये 25 होगा। क्यों? मैंने क्या बोला? 75% का मतलब हुआ भाई 75 बटे में 100, यानी कि 100 में से 75 हिस्से, तो 100 में से 75 हिस्से गोल्ड हुआ, तो फिर सिल्वर भी तो बाकी 25 बची होगी, तो सिल्वर के आगे सिल्वर, गोल्ड के आगे गोल्ड। टोटल 100 बनना चाहिए इसका परसेंटेज के हिसाब से। अब इसको काट दो, काटेंगे तो क्या बनेगा? 25 एकम 25, 25 तिया 75। अब आर पार की गुणा लगा दो, तो 40 एकम 40 बनेगा। इसकी गुणा इससे करूंगा तो 3 गुणा 10 30, और जमा में 3x। 3x बराबर है, ये 30 उधर जाएगा तो कितना बनेगा? 10, माइनस हो जाएगा ना 40 में से, और यहां से x कितना बनेगा? दिस इज 10/3 ग्राम। बात आई समझ में? तो 10 बटे में 3 ग्राम ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ साफ साफ, यानी कि सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो ये जवाब था। इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा मानते हैं, इसलिए मैंने इसको लिखवा दिया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका आसान है, उसमें कंपेयर करना होता है। कैसे? ध्यान से सुनना। सोना और चांदी, यानी कि एक साइड लिख दो गोल्ड और एक साइड लिख दो सिल्वर। सोना और चांदी था जिसमें से 80% सोना है। 80% का मतलब कि टोटल अगर 100 है तो 80 गोल्ड निकला है, तो सिल्वर कितना होगा? 20 होगा। इसको काट दो, रेशियो का मतलब काट दो, कटे तो काट दो, मतलब ये। ठीक है, तो 20 एकम 20, 20 चौके 80, काट दिया भाई।
फिर उसने कहा कि इसके 50 ग्राम में कितनी चांदी मिलाई जाए जिससे मिश्र धातु में सोना 75% हो जाए। अब कुछ मिलावट होगी तो फिर सोना घट गया, कितना हो गया 75 हो गया, तो ये 75 हो गया तो फिर बाकी का 25 क्या बचा होगा, सिल्वर बचा होगा। इसको फिर से काट दो तो ये क्या बन गया 3:1। यहां तक बात अगर तुम्हें समझ में आ गई तो अब सुनो, इतना तो आसान था काम, और ये मैं लिख लिख के समझा रहा हूं, आप डायरेक्टली ये लिख सकते थे। अब मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि भाई सीधी सी बात है, जो चीज मिलाऊंगा वही तो बढ़ेगी या वही घटेगी, मिलाऊंगा तो बढ़ेगी, निकाल दूंगा तो घट जाएगी। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल समझाऊं कि एक क्लास में 10 लड़के और 8 लड़कियां पढ़ रही हैं। एक क्लास है बच्चों की जिसमें 10 लड़के और 8 लड़कियां पढ़ रही हैं। अगर इस क्लास में 2 लड़के और बैठा दिए जाएं, तो 2 लड़के और बैठा दिए जाएं तो लड़के अब 12 हो गए। मुझे बताओ क्या लड़कियों की संख्या पे कोई असर आएगा? तुम कहोगे कोई असर नहीं आएगा, लड़कियां तो पहले भी 8 थी अब भी 8 हैं, लेकिन लड़के 10 से 12 हो गए। तो मैंने ये मिला दिया तो ये बढ़ गया ना। अगर मैं 2 लड़के निकाल देता तो यही इसी पे चेंज होता, ये फिक्स रहता। तो यहां से मैं समझाना चाह रहा हूं कि जो चीज मिलाई जाएगी वही चेंज होगी और जो नहीं मिलाई जाएगी उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां पे क्या मिलाया गया, कितनी चांदी मिलाई जाए, तो भाई ये चांदी है तो चांदी में बदलाव होना चाहिए। यहां तो गोल्ड बदलता दिख रहा है, गोल्ड पहले 4 था अब 3 हो गया, मिलाई थी चांदी और चेंज हो गया गोल्ड, तो ये बात तो गलत है ना भाई, गलत बात कैसे बर्दाश्त करोगे? तो तुम क्या करना है, यहां पे ये गोल्ड था ये सिल्वर था, तो जो चीज नहीं मिलाई गई उसको तुमने सेम करना है। और कैसे सेम होती है वो सुन लो, इस वाले नंबर की करना ऊपर मल्टीप्लाई और इस वाले नंबर की करना नीचे मल्टीप्लाई। ध्यान दे, जिसको सेम करना है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करने से देखो क्या बनेगा, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 4 तिये 12, 4 एकम 4। क्लियर है? ये दूसरा मेथड बता रहा हूं रेशियो का। तो अब देखो, गोल्ड पहले भी 12 था बाद में भी 12 ही है, लेकिन चांदी 3 से 4 हो गई, 1 बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि हमने मिला दी इसलिए तो बढ़ गई। तो भाई ये 1 जो है ये किसके बराबर है, यही आपको बताना है, इसकी वैल्यू को निकालना है। यहां तक समझ में आई कहानी? ये ध्यान रखना, ये मिलाया नहीं था तो ये सेम रहेगा। वो बात हो रहा है कि इसका परसेंटेज चेंज हो जाएगा, ठीक है, परसेंटेज एक अलग चीज है। तो यहां पे ये चीज फिक्स है, इसको हमने चेंज कर लिया। अब उसने क्या कहा कि ये 1 जो है कितनी मिलाई जाए, ये हमने कहा 3 से 4 होगी, 1 मिला दो, तो ये 1 किसके बराबर होगा? अब बात आती है कंपेयर की। कंपेयर किससे होगा? गिवन वैल्यू से। गिवन वैल्यू कितनी है? 50 ग्राम। 50 ग्राम क्या है? कुल मिश्र धातु। कुल मिश्र धातु का मतलब गोल्ड और सिल्वर को मिला के ही 50 ग्राम है। तो तुम मुझे बताओ, ये था ना शुरुआत में, ये था शुरू में, दिस इज इनिशियली एंड दिस इज फाइनली, शुरुआती और ये अंतिम। तो शुरुआत में 12 और 3 15 हिस्से थे मेरे पास, तो जो कि क्वेश्चन में 50 ग्राम के बराबर है। ये है कंपैरिजन, ये है लास्ट पॉइंट, ठीक है। तो 15 की वैल्यू 50 है तो 1 की वैल्यू क्या बताओगे? तुम कहोगे 50/15, 5 10 50, 5 तिये 15, और यही आंसर है 10/3 ग्राम। तो ये इसका दूसरा मेथड था। क्लियर है? तो आसान है ये भी, पहले वाला भी आसान था। उसमें ना कई बार पॉइंट में आ जाता है, तुम्हें लगेगा सर ये क्यों बता रहे हैं, कई बार पॉइंट में आ जाती है ना वैल्यू, जब हम उसका 80% निकाल रहे हैं या 20% निकाल रहे हैं तो पॉइंट में आ जाता है, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है।